अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये लेक्चर जो है ये बीएससी थर्ड ईयर बी कोर्स का जो ए पेपर है उससे रिलेटेड है। इसमें देखें ये सिलेबस जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी एंड जिस यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है जो हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो मैथमेटिक्स जो बी कोर्स है उसका जो ये ए पेपर है जो थर्ड ईयर में या बीएस फर्स्ट पार्ट में होता है, इसमें वेक्टर मैकेनिक्स है। इसके दो पोर्शन हैं, एक वेक्टर एनालिसिस और दूसरा पोर्शन है मैकेनिक्स। तो हम पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। जो चैप्टर है वो है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ये हमारा चैप्टर है। और हम 3 बुक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। नंबर 1 मोहम्मद अशरफ, वेक्टर मैकेनिक्स भाई मोहम्मद अशरफ, और वेक्टर मैकेनिक्स पे कलीम अख्तर, और थर्ड वन जो है वो क्यू के गौरी। 3 बुक्स को फॉलो करेंगे, लेकिन मोस्टली जो हम फॉलो करेंगे मोहम्मद अशरफ को करेंगे। तो मोहम्मद अशरफ की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है। मोहम्मद अशरफ बुक है, इसका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है ये कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो आगे चैप्टर में हम इस्तेमाल करेंगे। उसको पहले सीखना जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें सबसे पहले मैकेनिक्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मोस्टली क्लासीफाई जो 2 हिस्सों में। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 डायनामिक्स। स्टैटिक्स जो है वो डील्स विद स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडीज़ और पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, कि जब किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रही हो, सिंगल फोर्स अमल कर रही हो, तो अगर वो एट रेस्ट है तो हम उसको डील करते हैं अंडर स्टैटिस्टिक्स। नंबर 2 डायनामिक्स डील्स विद स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस वेरियस फोर्सेस या सिंगल फोर्स, या बॉडी में फोर्सेस अमल कर रही हों और वो इन मोशन हो, तो हम इसको स्टडी करते हैं अंडर डायनामिक्स। तो ये 2 इसकी जो कहने की बड़ी ब्रांचेस जो हैं मैकेनिक्स की, उसको 2 में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ पार्टिकल। व्हाट इज़ पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल भी कह सकते हैं हम इसको मैस पॉइंट भी कह सकते हैं। अ पार्टिकल और मैस पॉइंट इज़ अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डिमेंशंस। एक ऐसा बॉडी है जिसकी जो डिमेंशंस हैं वो नेग्लिजिबल हैं, यानी हम उनकी डिमेंशंस को इग्नोर कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक पॉइंट है जिससे एसोसिएट क्या है, सम मैस है कॉन्सेंट्रेटेड एट देयर एट, मतलब एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे कोई मैस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अ सिंगल मैस यहाँ पे एक पॉइंट पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे पार्टिकल या सिंगल अ मैस पॉइंट भी कह सकते हैं। मैस पॉइंट जो है या पार्टिकल का जो तस्वर है बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि जो ज्योमेट्री में हम एक पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल में उस पॉइंट से रिलेटेड क्या होगी, सम मैस जो कि उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगी। दूसरी बात है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजिड बॉडी। व्हाट इज़ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी जो है वो एक कंटिन्यूस कलेक्शन होता है
इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी एक इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो उन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हों, या उनकी कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। लेकिन इसमें एक और कंडीशन क्या है कि अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स शुड रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कि अगर फ़र्ज़ कर लें ये मार्कर है, अगर इसके दो यहाँ पे पॉइंट्स हम लेते हैं, दो पार्टिकल्स लेते हैं कि यहाँ पे है, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम फोर्स अप्लाई करें तो इसके दो पॉइंट्स के दरमियान फासला चेंज नहीं होगा, तो ये एक रिजिड बॉडी होगा। ये बोर्ड भी एक रिजिड बॉडी है। तो कह सकते हैं a continuous collection of infinite number of particles occupying some space distance between any two of its particles, जो distance है that should remain constant, वो change नहीं होना चाहिए। ये हम बात करें rigid body की। इसके बाद हम बात करेंगे force की। what is force? force जो है that is a cause, एक cause है that produces और tends to produce motion in a body। या तो वो बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर देता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जैसे आप एक ट्रॉली को धक्का लगाएं, मूव कर जाए, या आप एक दीवार को पुश करें, वो मूव नहीं करेगी। लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स वो काज है जो कि बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करता है या करने की कोशिश करता है। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज़ फोर्स सिस्टम। तो हम इसमें चैप्टर में बहुत बार बात करेंगे। फोर्स सिस्टम इज़ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स सिस्टम इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो व्हाट इज़ फोर्स सिस्टम? फोर्स सिस्टम क्या है? अ सेट ऑफ फिनिट नंबर ऑफ फोर्सेस। कि फिनिट नंबर ऑफ फोर्सेस 4 हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5 फिनिट नंबर ऑफ फोर्सेस जो एक्ट कर रही हों एक बॉडी पे, तो हम क्या कहेंगे उसको? वो क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्स है, जो फोर्स सिस्टम है। इन नंबर ऑफ फोर्सेस, फिनिट नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर वो इकट्ठी एक्ट कर रही हो, एक बॉडी पे अमल कर रही हो, तो हम कहेंगे वो क्या है? फोर्स सिस्टम है। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी पे जो है, ये बॉडी, इस पे लेट से इसके एक पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रही हैं। लेट से F1 है, F2 है, F3 है, F4 है। तो ये चारों फोर्सेस एक फोर्स सिस्टम बनाती हैं। कहेंगे ये क्या है? एक फोर्स सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है? देखें, अगर एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उसमें पहले से एक फोर्स सिस्टम अमल कर रहा है या नहीं भी कर रहा, तो अगर एक और फोर्स सिस्टम उस पर अमल करता है और वो बॉडी में कोई, उसके इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आती, तो जो नया फोर्स सिस्टम होगा वो पहले फोर्स सिस्टम के इक्विवेलेंट होगा। या मैं रिपीट करता हूँ कि इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम क्या है कि अगर एक बॉडी पे पहले पे एक फोर्स सिस्टम अमल कर, इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है कि अगर एक बॉडी पे लेट से F1, F2, F3 3 फोर्सेस हैं जो कि बॉडी के एक पार्टिकल पे अमल कर रही हैं। अगर 3 फोर्सेस जो हैं आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, देन दीज फोर्सेस मेक अ फोर्स सिस्टम। ये फोर्स सिस्टम बनाते हैं। अगर ये बॉडी जो है इन तीनों फोर्सेस या ये फोर्स सिस्टम के एक्ट करने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम में है, एट रेस्ट है, तो अगर हम एक और फोर्स सिस्टम इससे रिप्लेस कर दें, इसकी जगह पे एक और लेट से F1 प्राइम, F2 प्राइम, 2 फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही हैं। लेट से कि ये नया फोर्स सिस्टम है F1 प्राइम और F2 प्राइम। अगर इनको हटा के F1 प्राइम, F2 प्राइम के नया फोर्स सिस्टम इस बॉडी पे अमल करे और बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में हो, मतलब इसकी जो मोशन की स्टेट या रेस्ट की स्टेट या पहले इक्विलिब्रियम की स्टेट में तब्दीली ना आए,
फोर्स सिस्टम चेंज करने के बाद, तो जो नया फोर्स सिस्टम होगा वो पहले फोर्स सिस्टम के इक्विवेलेंट होगा। यानी अगर हम एक फोर्स सिस्टम को रिप्लेस कर दें दूसरे फोर्स सिस्टम के साथ, तो कोई भी जो बॉडी के इक्विलिब्रियम में अगर चेंज नहीं आती, तो वो दोनों फोर्स सिस्टम एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो है ये दो फोर्सेस के लिए है। अगर दो फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पे अमल कर रहे हैं और वो दो फोर्सेस इस तरह हैं कि वो फोर्सेस जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है along the two sides of a parallelogram, कि दोनों एक पैरेललोग्राम, लेट्स से दैट पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी, उस पैरेललोग्राम के along जो टू एडजेसेंट साइड्स हैं, लेट्स से एडजेसेंट साइड्स ए बी और ए डी, इनको दो फोर्सेस अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं F1 और F2, तो इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो along द डायगोनल होगा, along द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, और वो डायगोनल शुड पास थ्रू दैट पॉइंट वेयर द टू फोर्सेस आर एक्टिंग। उसी पॉइंट से गुजरेगा वो डायगोनल जिस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस अमल कर रही हैं। हम तो कह सकते हैं इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन बोथ magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, resultant can be represented by diagonal of the parallelogram। वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग होगा, थ्रू दैट पॉइंट, वो भी उसी पॉइंट से गुजरेगा। मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो F1 प्लस F2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से गुजरे। हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस के एडिशन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस जो है दैट इज़ अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। लेट अस कंसिडर थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल बॉडी। तीन फोर्सेस सिंगल बॉडी पे अमल करें, दे कैन रिप्रेजेंटेड एज थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इनको थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेकन इन ऑर्डर, यानी ये ऑर्डरली फॉर्म में अमल कर रही हूँ कि लेट से तीन साइड्स ए बी के लॉन्ग F1, बी सी साइड के लॉन्ग F2 और सी ए के लॉन्ग F3 अमल कर रही हैं, और तीनों फोर्सेस जो हैं वो ऑर्डरली फॉर्म में है। लेट से तीनों फोर्सेस जो हैं एक ऑर्डरली फॉर्म में हैं, तो इनका रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा। अब जितनी फोर्स अमल कर रही हैं इनका रिजल्टेंट ज़ीरो होगा, तो वो बॉडी जो है, जिस बॉडी पे जो फोर्सेस अमल कर रही है इन फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। आगे हम बात करते हैं पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। तो अगर इसी तरह फोर्सेस जो हैं दैट कैन बी प्रेजेंटेड एज द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लेट से वो हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, पेंटागॉन, तो फोर्सेस अमल करें दे इफ़ दे आर टेकन इन ऑर्डर, वो एक ऑर्डरली फॉर्म में अमल कर रही हों, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जिस बॉडी पे अमल कर रही हों वो फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन इन ऑर्डरली फॉर्म, देन द बॉडी विल बी, वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। व्हाट इज़ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम को हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं। फोर्स सिस्टम क्या है, फोर्स सिस्टम इज़ फिनिट नंबर ऑफ फोर्सेस, कि जो एक बॉडी पे या एक पॉइंट पे अमल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फोर्स सिस्टम। अब देखिए फोर्स सिस्टम इज़ इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स। अगर एक फोर्स सिस्टम है, लेट्स से वो चार फोर्सेस पे मुश्तमिल हैं, और चार फोर्सेस जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक सिंगल फोर्स से, या चार फोर्सेस आर, जो फोर फोर्सेस हैं, आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स, देन दैट सिंगल फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्स सिस्टम। अगर फोर्स सिस्टम एक सिंगल फोर्स के इक्विवेलेंट है, देन दैट फोर्स लेट्स से आर, वो उस फोर्स सिस्टम का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। आगे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की, कि अगर फ़र्ज़ करें एक फोर्स सिस्टम है, चार फोर्सेस हैं, पांच फोर्सेस हैं, अगर उनका जो रिजल्टेंट है वो एक सिंगल फोर्स है, वो फोर्स ज़ीरो के बराबर है। या कह लें कि अगर जो फोर्स सिस्टम है उनका रिजल्टेंट अगर ज़ीरो है, तो फोर्स सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, या फोर्स सिस्टम जिस बॉडी पे अमल कर रहा होगा
वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए हम इसको बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम भी कहते हैं। बैलेंस फोर्स सिस्टम कहते हैं मीन्स कि इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह अगर दो फोर्सेस अमल कर रही हों किसी भी बॉडी पे और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके लिए एक्सियम क्या है कि दो फोर्सेस अगर अमल कर रही हैं बॉडी पे और बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम, या टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट फोर्सेस जो हैं वो आर इन इक्विलिब्रियम, देन बोथ फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक हम ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बात करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसे कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है, लेट्स से ये इस फॉर्म में कोई इर्रेगुलर शेप बॉडी, इस पर एक फोर्स अमल कर रही है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। लेट्स से ये फोर्स जो है वो है F1 फोर्स जो है वो ए पॉइंट पे अमल कर रही है। अब अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो आप कहीं भी ले सकते हैं। ए पे अमल कर रहा है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप बी पे भी कंसिडर कर सकते हैं, आप यहाँ सी पे भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे कहीं भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें जो फोर्स इस बॉडी पे ए पॉइंट पे अमल कर रही है तो हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे वो फोर्स को बी पॉइंट पे भी फ़र्ज़ कर सकते हैं और सी पॉइंट पे भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। यानी लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी जगह पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे जो है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।